नमस्कार, मैं रोहन भेंडे। गांधी ने कहा था कि हम जब तक शहरों से गांव के बरस नहीं चलेंगे तब तक पूरे देश का विकास नहीं होगा। गांधी को गए तो अभी 70 साल हो गए हैं। विकास की जो भी व्याख्याएं है वह व्याख्याएं हमारी पूरी शहरों के लिए। हम जब भी विकास की बात करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है? रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, कनेक्टिविटी, यही 4 पैमाने सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पैमानों पे हम देखते हैं कि कितना विकास हुआ है। बराबर। मेट्रो सिटीज के बारे में देखिए कैसे हुआ। किसी भी मेट्रो सिटी में जाइए, एक पुल, दूसरा पुल, तीसरा पुल, यह सिलसिला चलता रहा। हॉस्पिटल्स आए, इलेक्ट्रिसिटी आई, मोबाइल्स की कनेक्टिविटी आई, ये चीजें हमने देखी है। लेकिन इसी समय जब यह फ्लो चल रहा था तो राज्यकर्ताओं ने और इंडस्ट्रियलिस्ट, यह सिर्फ राजकारण और राज्यकर्ताओं की जो भूमिका है यही संदेहास्पद नहीं है, तो इंडस्ट्री के जो मालिक है इनकी भी इसमें भूमिका संदेहास्पद दिखती है कि विकास का ये जो मॉडल है ये शहरों में आके बस गया और ग्रामीण क्षेत्र को उन्होंने छोड़ दिया। अब ग्रामीण क्षेत्र को कैसे छोड़ दिया, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। मैंने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र से एक स्टोरी की थी, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। आपने देखा था कि बच्चों को ना स्कूल की प्रॉपर शिक्षा है, ना उनके यहां पे बिजली है, ना कनेक्टिविटी है। तभी भी मैंने कहा था कि पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी जो भी है, ये लोग एसी चेंबर में बैठ के पॉलिसी डिजाइन करते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो ग्राउंड पे नहीं होता है। अभी भी देखिए, इतना विकास का जितना भी मार्ग है उसको देखिए और उसकी जो जांचने की हमारे पैमाने हैं उसको एक समानांतर धोरण पे रखिए। जैसे शहरों में आ रही बिजली, शहरों में आ रही कनेक्टिविटी और ग्रामीण क्षेत्र में आ रही कनेक्टिविटी, इनमें क्या क्या डिफरेंस है? क्या वहां पे स्कूली शिक्षा है? क्या वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है? क्या वहां पे रास्ते हैं? आप अभी भी हैरत में पड़ जाएंगे कि भारत में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, ऐसे बहुत सारे कस्बे हैं जहां पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है। 70-72 साल हो गए हमारे देश को। यह कोई एक पक्ष का भी गणित नहीं है। आप कहेंगे कि यह कांग्रेस का पाप है या फिर भारतीय जनता पक्ष का पाप है। यह सारी राजसत्ताएं इनको पॉलिटिकल इलेक्शन जीतने के लिए जितना करना है उतना ही करते हैं। वो इलेक्शन के समय आएंगे, आपको वादे करेंगे और वादे करने के बाद 5 साल बाद मिलेंगे, तब तक वो नहीं मिलेंगे नहीं। यही सिलसिला पिछले कई दशकों से चलता आ रहा है और उसका ही नतीजा है कि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक और जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक जहां भी है वह विकास का जो आइडिया है वह शहर सेंट्रिक है, उसका गांवों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। कृषि अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था में भी हम कितने कृषि अर्थव्यवस्था पे ध्यान दे रहे हैं? क्या किसानों की फसल का भाव मिल रहा है? इन पर हमारा ध्यान नहीं है। और शहरों में बसने वालों के लिए या फिर शहरों में बसने वाली आबादी है, इनके लिए डेवलपमेंट का जो उच्च स्तर है और ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे बसते हैं इनका जो डेवलपमेंट का स्तर है, इनको अगर मिलाया जाए तो आपको यह पता चलेगा कि जब हम कहते हैं कि आरक्षण की जरूरत नहीं है, जब हम कहते हैं कि आरक्षण अब जाति प्रथा से छोड़कर जो इकोनॉमिकल प्रोसेस है उस पर डिपेंड होना चाहिए, यह हम कहते हैं, लेकिन ग्राउंड में इसका कोई मायने नहीं है। ग्राउंड में इसके कोई आपको मूलाधार ही नहीं दिखेंगे कि आप कहेंगे कि यह जो सोच है आरक्षण वाली या फिर इकोनॉमिकल आरक्षण वाली ये कितनी खोखली है। मैं जो कह रहा हूं उसको सत्यापित करने के लिए हमारे ही एक रिपोर्टर शमीम अहमद की एक विस्तृत रिपोर्ट देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारे दावे कितने खोखले हैं। सरकार की बदइंतजामी कहें या विकास के झूठे दावे, ऐसी तस्वीरें बरबस गांव में देखने को मिल ही जाती है। जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची से 125 किलोमीटर दूर हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड के पुरन पनिया गांव में। आज़ादी के 70 साल से भी अधिक गुजर गए, लेकिन चारों ओर पहाड़ियों से घिरे इस गांव से विकास काफ़ी दूर नजर आता है। आइए दिखाते हैं इस गांव के विकास का सच।
यह पुरनपनिया गांव की 2020 के विकास की तस्वीर है। पहाड़ से करीबन 1000 फीट नीचे बसा 200 आबादी वाले इस गांव में केवल 2 कुएं हैं, जिससे पानी की ज़रूरतें बड़ी मुश्किल से लोग पूरी करते हैं। ग्रामीणों की माने तो इस गांव की मूल समस्या सड़क का ना होना है। 21वीं सदी के आधुनिक भारत में भी इस गांव के लोग बीमार को अस्पताल तक ले जाने के लिए खाट का सहारा लेते हैं। इस क्रम में कई मरीजों की जान रास्ते में ही चली जाती है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित इस गांव को सरकारी रहनुमाओं से अब भी सुविधाएं मिलने का इंतजार है। 4 पहिए वाहन की इस रास्ते में गुंजाइश तो नहीं दिखती है। हालांकि बिन बरसात 2 पहिए वाहन आने जाने की उम्मीद की जा सकती है। आगे के कुछ और सड़कों को दिखाएंगे तो उससे महसूस होगा कि वहाँ पैदल भी चलना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। अब ऐसे में अंदाज़ा लगाएं कि जब कोई गर्भवती महिला या कोई बीमार व्यक्ति अस्पताल जाने की उनको नौबत आती होगी तो उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं इस बारे में। ये हम लोग को कुछ नहीं मिल पा रहा है कि ढिला से भी नहीं, कुछ नहीं। हर देख रहे हैं कि बहुत आदमी को मिल जा रहे हैं, हम लोग को बेगा रहे हैं बूढ़ा बूढ़ी। ये दिक्कत है कि आज हम लोग को कर रही है, राशन नहीं मिलता है, मटर तेल नहीं मिलता है। क्या करेंगे हम लोग? भूखे हम लोग को मार जाएगी कि हम लोग का डिलीवरी जो होता है लेडीज़ लोग यहाँ से खाटी पर राशि टांग देते हैं और खाटी पर डोली चढ़ा के वो सब के पहुँचाते हैं हॉस्पिटल जाते जाते कुछ भी आधा रास्ता में वो सब भी मर जाता है। नहीं गांव में अस्पताल नहीं और डॉक्टर भी यहाँ नहीं आती है। डॉक्टर के घर भी है दूरे और यहाँ से भी टावर वावर नहीं पकड़ता है, चारों तरफ पहाड़ है। इसी चलते दिक्कत हम लोग को बहुत होता है। यही हम लोग को गांव में कोई सुविधा नहीं है कि हम लोग का कि कहीं बीमार पड़े कुछ भी हो, लेकिन हम लोग को ऐसी पर खाटी पर टांग के हम ले जाते हैं हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से हम लोग को जांच करके हमको लाते हैं यहाँ पर। और यहाँ हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। हम लोग इतना दिन हमको देखते देखते हम लोग को पहाड़ जगह कैसे हम लोग बाबा जी को बता दिया, हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है कि सरकार ने सहयोग नहीं दे रहा है। यहाँ की गांव की जो मूल समस्या है सबसे माने यहाँ की लोगों के लिए सड़क और पानी और माने मूलभूत सुविधा से यहाँ की इस ग्रामीणों को माने वंचित ही अभी तक लोग हैं। शिक्षा की हम बात करें या फिर हम बात कर ले यहाँ पे स्वास्थ्य की, तो ये दोनों क्षेत्र में इस गांव को आप क्या देखते हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? शिक्षा का भी स्तर सरकार के भरोसा, सरकार की जो अभी तक जो महत्व है वो भी भगवान के भरोसे ही है। और शिक्षा का स्वास्थ्य पर तो यहाँ के लोगों तो बिल्कुल ही माने वंचित है। खासकर जब कोई बीमार व्यक्ति होता होगा तो उन्हें अस्पताल तक आप लोग कैसे पहुंचाते हैं? यहाँ की ग्रामीणों यदि कोई भी गर्भवती महिला हो या बीमारी आदमी हो, सिर्फ एक ही साधन मात्र यहाँ के लोगों के लिए चारपाई का ही सहारा इन लोग लेते हैं या डोली बना करके यहाँ से लोग 4 आदमी इन लोग टांग करके लोग ले जाते हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर में वहाँ तक फुफंदी जो सड़कें हैं वहाँ से फिर कोई साधन इन लोग अपनाते हैं। तब कि मेरा नाम नंदू मेहता है और हम एक समाजसेवी हैं। 2006 से हम इस गांव में बहुत प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को यहाँ के विकास मिल सके, सुविधा मिल सके। अभी तक पूरे विकास नहीं हो पाई है। उस समय यहाँ पर साइकिल से भी निकलना मुश्किल है, अभी पैदल चलना भी मुश्किल है। बहुत श्रमदान करके लोगों ने यहाँ पर करवा का प्रयास किया, श्रमदान करवाया तो कम से कम पैदल और साइकिल लेकर के लोग निकल पाते हैं। और इस परिस्थिति में यहाँ की जो मुखिया हैं, जो पंचायत चुनाव जब हुआ उसमें आस जगी थी यहाँ के लोगों की कि हमारी मुखिया हमारे लोकल बन गए हैं तो यहाँ विकास होगी। लेकिन 10 साल होने को चला पंचायत चुनाव, अभी तक इस पंचायत के विभाग से
कोई काम नहीं हो पाया इस गांव में जिससे कि विकास की कुछ हो सके। रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य तो खैर यहाँ की क्या, हम तो देख रहे हैं पूरे इचाक की स्थिति ही खराब है। इस गांव में तो कोई सुविधा ही नहीं है अभी तक कि स्वास्थ्य का क्या होता है। लोग यहाँ के लोग जाने कि स्वास्थ्य किसको कहते हैं, अभी तक इसकी किसी को जानकारी ही नहीं है। ना एएनएम की सुविधा है, ना ही स्वास्थ्य डॉक्टर की सुविधा है, ना किसी तरह का कोई बीमारी। यहाँ लोकल प्रैक्टिशनर जो हैं, जिसको हम लोग सरकार जिसको झोला छाप डॉक्टर कहती है, उसी के सहारे, उसी के सहयोग से, उसी की मदद से यहाँ के लोग बीमारी अपना अपना ठीक करते हैं। पर विषम परिस्थिति में चारपाई लेकर के या डोलिया बना करके टांग करके इसको ऊपर ले जाते हैं। विषम परिस्थिति में तब उसे हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। ये स्थिति यहाँ की है। जब मैंने यहाँ के ग्रामीणों से बात की तो एक बात यह भी निकल करके आई कि जनप्रतिनिधि चुनाव के समय को छोड़कर इस गांव को देखने तक नहीं आते। कुछ स्थानीय पत्रकार भी हमारे साथ हैं, उनसे भी इस गांव की मूल समस्या को जानेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि गांव वालों ने इसके लिए पहल कितना महत्वपूर्ण किया और उनके पहल को कहां-कहां अनदेखा किया गया। पुरनपनिया गांव ऐसा जगह है जो कि इचाक से काफ़ी दूरी में है, जो कि जंगल से पूरा घिरा हुआ है। यहाँ पर आदिवासी मांझी लोग रहते हैं जो कि बहुत ही समस्या को झेलते हुए यहाँ अपना जीवन बसर लगभग आज़ादी की टाइम से कर रहे हैं। तो यहाँ किसी भी तरह से सरकार का पहल या स्थानीय स्वशासन मुखिया का पहल से किसी भी तरह का यहाँ कोई सुविधा नहीं हो पाई है, या यहाँ के लोगों के या तो हम लोगों की ये दुर्भाग्य की बात है। और जो मुझे जानकारी दी गई उसके अनुसार 200 आबादी वाले इस गांव में सिर्फ 2 कुआं हैं जिसके सहारे यहाँ के लोग अपना जीवन बसर करने के लिए पानी मुहैया करते हैं। सरकारी बाबुओं के दफ्तरों का चक्कर और जनप्रतिनिधियों से बार बार गुहार लगाने के बाद लोगों की उम्मीदें जब टूटने लगी तो स्थानीय लोगों ने अपने श्रमदान से कई किलोमीटर तक नई उम्मीदों का सड़क बना डाला, लेकिन बरसात में यह भी नाकाफी साबित हुआ। नेता लोग आता है जो वोट देते हैं, वो सब के बोलती है कि हम जो वोट देगी तब हम लोग को जिताएंगे तब रोड बना देगी। बस वोट देने का बाद कोई भी देखने के लिए नहीं आता है। सबसे दिक्कत है रोड की। कोई भी शादी सुधर करते हैं तो कोई लड़की लोग आती है पैदाले और बार बतान आती है, तो कोई लड़की के बाप भेज देता है तब माथा पर ढो के लाते हैं और लड़की भी पैदाले आते हैं। इसीलिए हम लोग का रोड बहुत ज़रूरी चाहिए। शर्मदाद करके 2007 से रोड को हर एक साल बनाया जाता है और बरसात में इसी तरह रोड बह जाती है, जिसके कारण यहाँ के ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होता है। अगर किसी तरह से कोई बीमार हो जाता है या कोई अनहोनी घटना हो जाता है तो लोग खटिया पे टांग के या डोली बना करके उससे ऊपर के गांव तक ले जाते हैं। यहाँ सड़क का सबसे ज़्यादा दिक्कत है इस गांव के लोगों। यह हजारीबाग के चुरचू प्रखंड का इंदिरा बस्ती है। केंद्र सरकार की योजना हर घर में नल का जल आने वाले समय में इस गांव को मयस्सर होगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वर्तमान हकीकत इस गांव की यही है कि अब भी 1 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय कर यहाँ के लोग पीने के पानी का जुगाड़ कर रहे हैं। गांव में ही छोटा सा तालाब है जहां लोग खुद भी स्नान करते हैं और मवेशियों को भी नहलाते हैं। उसी पानी को बर्तन धोने में भी प्रयोग कर लेते हैं। बीमारियों को दावत देने को मजबूर यहाँ के लोगों के लिए ना तो गांव में अस्पताल है और ना शहर के अस्पताल जाने का मुकम्मल रास्ता। बुनियादी सुविधाओं से महरूम इस गांव में ज़्यादातर लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। सरकारी सुविधा के नाम पर जन वितरण प्रणाली से मिलने वाला राशन के सिवा यहाँ कुछ खास नज़र नहीं आता। हालांकि गांव में बिजली के खंभे और तार ज़रूर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यहाँ की बिजली गांव वालों के साथ आंख मिचौली का खेल करती रहती है। पानी के पिए साधन नहीं है, रास्ता के साधन नहीं है। दूसरा के ज़मीन देके हम लोग जाते हैं तो बोलता है कि वरना से इधर कहाँ जाएंगे, इधर रास्ता नहीं है, जाओ
दूसरा रास्ता दे, दूसरा के रास्ता दे, जमीन लेके जा दे तो बोलता है कि बड़ा इधर रही रास्ता। हम लोग का गांव में हर चीज़ का तकलीफ है, उसके बावजूद भी यानी कि कोई चीज़ पूरा नहीं हो पा रहा। 10 साल पहले से हम लोग खेत का किनारे का पानी पीते थे और अभी तक भी हम लोग का पानी का तकलीफ है। मुखिया को, सरपंच को यानी कि 2-3 बार बोले, लेकिन वो बोलता है कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया है। अभी हम लोग कम से कम 1.5 किलो 2 किलोमीटर दूर जाते हैं, तब हम लोग का यानी कि बीवी पानी लेके आता है, तब हम लोग पीते हैं। हम लोग का गांव में रास्ता का भी दिक्कत है, जिसका ज़मीन है वो लोग रास्ता भी देने नहीं खोज रहा है, और हम लोग का यानी जब भी जाते हैं तो लोग बंद कर देता है रास्ता। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। उन्होंने अपने सपनों के भारत में गांव को प्रमुखता दी थी और उससे ही देश की उन्नति निर्धारित करने की बात कही थी। लेकिन 21वीं सदी के भारत में गांव की यह दशा देखकर ऐसा लगता है मानो हमारे राजनेताओं को उनकी बात रास नहीं आई। जून 2018 में झारखंड के रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत कुंदरिया में ऐसी ही अमानवीय स्थिति के कारण चिंतामन मल्हार की मौत भूख की वजह से हो गई थी। विपक्ष के निशाने पर आई तब की राज्य सरकार हरकत में आई और अधिकारियों को भी हरकत में आना पड़ा। शायद इन गांवों की दशा भी ऐसी घटनाओं के बाद बदलने का इंतजार कर रही है। द इंडिया बुलेटिन के लिए चरही से एहसान, इचाक से श्याम देव और अपने सहयोगी कैमरा पर्सन शमशाद आलम के साथ शमीम अहमद, झारखंड, हजारीबाग। शमीम अहमद की रिपोर्ट आपको बताती है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहा है और क्या हालत है हमारे ग्रामीण क्षेत्र की। इसी के साथ कोविड ने हमारे देश में क्या क्या बिजनेस पे बड़े आउटलेट, देखिए एक नंबर आए हैं बीच में कि अंबानी जो है वो 7th नंबर रिचेस्ट, वर्ल्ड में से 7th नंबर रिचेस्ट थे, अब वो 5th नंबर पे चले गए हैं कोविड पैंडेमिक के लॉकडाउन के बीचों बीच। एक तरफ अंबानी का ऊपर उठना और उसी समय छोटे बिजनेसेस का नीचे जाना, यह आपको दिखाता है कि जब जो बाजारीकरण होता है तो बाजारीकरण में कैसे कोई एक हावी हो जाए तो दूसरे को गिरना पड़ता है। मंजूर अल हसन स्टेट ब्यूरो चीफ जम्मू कश्मीर से हमारे लिए एक रिपोर्ट लेके आए हैं। उनके रिपोर्ट में वह बता रहे हैं कि लॉकडाउन के वजह से, ये कोई यह लॉकडाउन नहीं है जो आप पैंडेमिक वाला, जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी 1 साल से लॉकडाउन है। तो वह लॉकडाउन जो धारा 370 हटने के बाद लगाया था और बाद में जो पैंडेमिक आने के बाद लगा, तो 1 साल से पूरे लॉकडाउन ने कैसे बिजनेसेस को एक जगह पे धरा के धरा बैठा दिया। उनका पूरा बिजनेस कोलैप्स हो गया और बिजनेस कोलैप्स होने का मतलब जम्मू कश्मीर की पूरी अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो रही है। सरकारी आंकड़े आपको कुछ भी बताए, हाँ सरकारी आंकड़ों में आपको मिल जाएंगे कि भारत बहुत ग्रोथ कर रहा है, हम 2% से बढ़ेंगे, 1% से बढ़ेंगे। ये जीडीपी के आंकड़े जो है ना, ये आंकड़े सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही अच्छे दिख रहे हैं। ग्राउंड पे इन आंकड़ों के कोई मायने नहीं है। आप यह ग्राउंड रिपोर्ट्स के कुछ अंश देखिए, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव देखिए। छोटे बिजनेसमैन, ट्रेडिंग वाले जो है, होल्डर है, उनका रिपोर्ट्स, और छोटा रेहड़ी वाला जो एक छोटी सी रेहड़ी लगा के कुछ बेचता है, उनका, इन सारे लोगों का विस्तृत में आप जानकारी से एक रिपोर्ट देखिए तो आपको पता चलेगा कि सरकार के आंकड़े, जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के ट्वीट, ये ट्विटर पर जो जगत सेलिब्रेट हो रहा है ना, ये शायद आप मंत्रियों के ट्विटर हैंडलाइन पर जाके देखिए तो आपको वहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं मिलेगा। आप हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर की जो टाइमलाइन है उन पर देख लीजिए, आप वहां पे आपको इतने अच्छे घटनाएं मिलेगी कि पता ही नहीं चलेगा कि देश में इतने प्रॉब्लम है। इसीलिए ग्राउंड रिपोर्ट्स का इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा। आप मंजूर अल हसन की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल पिछले 1 सालों में जम्मू कश्मीर के हालात क्या है।
5 अगस्त 2019 से हमारा जो बिज़नेस है काफ़ी मुतासिर है। करीबन 1 साल को होने को है अभी। 5 दिन के बाद पूरा 1 साल हो जाएगा। उसमें हमें 1 महीना पहले रिलैक्सेशन मिली थी लॉकडाउन में, जिसमें हमने थोड़ा बहुत हमारे ताजरों ने राहत की सांस ली और उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रेड चलाया। लेकिन उसके बाद फिर एक बार लॉकडाउन हो गया आज से 10 दिन पहले, जिसमें हमारे ताजरों ने काफ़ी माल लाया था। ईद इस जो हमारा बड़ा दिन है कल, उसके हवाले से उन्होंने काफ़ी जो परचेजिंग की थी ताकि वो इस बड़े दिन पे वो उसकी बिक्री करे। लेकिन बदकिस्मती से जो आज से 10 दिन पहले ये लॉकडाउन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दोबारा हुआ, तो वो माल भी हमारा पड़ा हुआ है दुकानों में। काफ़ी ज़्यादा नुकसान उसका भी है। और जो 5 अगस्त से लेके आज तक जो हमारा जो लॉस हुआ है ट्रेड का, वो 3500 करोड़ से अब जो था ये, उससे जो 1 महीने में बीच में जो हमें गैप दी गई थी अनलॉक की, उस 5 अगस्त से लेके आज तक अगर हम कैलकुलेशन करेंगे ये 4500 करोड़ से अबो जो लॉस हुआ है उससे ज़्यादा ही हुआ है। 45,000 करोड़ से ज़्यादा ही लॉस है। कई बार हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन है या मरकज़ी सरकार है उनसे हमने बज़रिए प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया हमने गुजारिश की कि हम लोगों को एमनेस्टी दी जाए, क्योंकि हम टैक्स पेयर है। हम लोगों के साथ इस वक्त जो ये मुसीबत हमारे ऊपर आई है, हमने सरकार से बोला था, एडमिनिस्ट्रेशन से बोला था कि हमें एमनेस्टी मिलनी चाहिए, हमें रिहेबिलिटेशन, इसमें कोई स्कीम या कोई ऐसा पैकेज दीजिए जिससे जो हमारे छोटे ताजर हैं जो दिन को कमाते थे और शाम को अपनी फैमिली को फीड करते थे, चूँकि उस पर कोई नज़रसानी नहीं हुई। उसके बरक्स सरकार ने, जेके बैंक ने हमारे ऊपर एक और लायबिलिटी डाली। उन्होंने हमें लोन पे लोन देना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे क्या होता है कि उससे एक छोटा दुकानदार है वो ऑलरेडी मरा हुआ है, तो उस पर ज़्यादा और लायबिलिटी आ जाती है। तो वो कोई पैकेज नहीं है। इन्होंने कहा था कि हमने 20,000 करोड़ पैकेज दिया है, वो पैकेज नहीं है। वो जनरली हर एक ट्रेडर जो है, कंसर्न जो ब्रांच मैनेजर होता है या जोनल हेड होता है, वो हमको ऑटोमेटिकली जिसका जितना ट्रांजैक्शन होता है उसके हिसाब से हम लोन बैंक से हासिल कर सकते हैं। उसमें कोई उनकी तरफ से कोई राहत नहीं मिली। लेकिन जो हम लोन पे लोन हमें दिया जा रहा है और उसको पैकेज का नाम दिया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। पैकेज हमें कोई नहीं मिला। हमने हम एज ए ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव काफ़ी बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन सरकार से गुजारिश की कि हम लोगों को पैकेज दिया जाए, जिससे पैकेज उसको कहेंगे कि अगर हमारे एक दुकानदार को महीने को 20,000 या 30,000 रुपये उसके अकाउंट में आ जाएगा, छोटे दुकानदार को 20-30 हज़ार, जिससे वो अपनी फैमिली चलाएगा, उसको पैकेज कहा जाता है। या 5 लाख 4 लाख एक दुकानदार को साल को दिया जाएगा जो हमारे लॉस हो गया। हम वो लॉस तो बियर नहीं कर सकते, लेकिन अब फैमिली चलाने के लिए, अपने ज़िंदगी को चलाने के लिए, दिन ब दिन आपको पता है कितनी महंगाई है, उसको चलाने के लिए अगर सरकार की तरफ से पैकेज आता है 2 लाख 4 लाख हर एक दुकानदार को, उसको पैकेज कहा जाएगा। लेकिन उस तरह का कोई अभी हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या मरकज़ी सरकार की तरफ से कोई पैकेज नहीं मिला हुआ। जब से 370 का जो एब्रोगेशन हुआ है उसके बाद तो हमने कोई बिज़नेस ही नहीं किया। हमारा तो ये जो आप बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद यहाँ दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो जाएगी, जब ट्रेडर ने ट्रेड ही नहीं चलाया। जम्मू कश्मीर में ट्रेड ही नहीं चला, खासकर हमारे कश्मीर में ट्रेड ही नहीं चला। 11 महीने टोटल बंद था, बीच में 1 महीने का गैप मिला। हमने ट्रेड ही नहीं चलाया तो डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। जब ये ट्रेड चलेगा तभी, क्योंकि जो ट्रेड है ये बैकबोन होती है हर एक, ये इकोनॉमी जो है, जो बिज़नेस कम्युनिटी, बिज़नेस फ्रेटर्निटी होती है, इसी से स्टेट चलता है, इसी से कंट्री चलती है, इसी से वर्ल्ड चलता है। जब आपकी बिज़नेस कम्युनिटी डाउनफॉल में है, बिज़नेस नहीं चल रहा है, हाँ ठीक है कोविड है, कोविड तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, पहले अपने आप को बचाना है। लेकिन हम लोग 1 साल से बिल्कुल जो हमारा ट्रेड जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इंटरनेट और जो आपको पता है रोज़मर्रा जिस तरह आपको आज खाना पीना ज़रूरी है, इसी तरह इंटरनेट लाइफ जो है, इंटरनेट लाइफ के बगैर अब जीना बिल्कुल मुश्किल है। क्योंकि आजकल जो भी नई चीज़ बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, हर एक सेक्टर के लिए अगर देखेंगे, जो भी नई नई दरियाफत आती है वो सब इंटरनेट पे पहले मतलब शो ऑफ होती है। जब आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, इसका मतलब है कि हम
100 सदी पीछे चले गए। हम लोग जो जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेट फैसिलिटी है 2G पे हमारा काम नहीं चलता है। हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, वो ब्रेकअप बीच में देखिए, जब टीचर उनको क्लास देते हैं तो ब्रेकअप उसकी आवाज़ होती है, वो क्लासेस अच्छी तरीके से नहीं दे पा रहे हैं और उनको इतनी डिस्टर्बेंस हो रही है। यहाँ से स्कूल भी बंद है 6-7 महीने से, उनको इतनी डिस्टर्बेंस है और अगर उनको अपने वालिदैन उसमें हेल्प नहीं करेंगे तो बच्चे भी जो ऑनलाइन क्लास है बिल्कुल फजूल है। तो इस हवाले से मरकजी सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों को 4G जो है बिल्कुल उसको ओपन कर दीजिए, क्योंकि ये ज़रूर ताजरों खासकर जो हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर है ये इसके बगैर नहीं चलेगा। लाइफ में भी चेंज आई है, बिजनेस में भी चेंज आया है। 1 साल में तकरीबन हम निकले हैं, कितने साल ये हो गया, 1-2 महीने निकले होंगे दुकान, बाकी बंद। नुकसान ही नुकसान है, बाकी क्या रह गया है। इस जगह बैठे हुए हैं, उनको चेंज लगता होगा, क्या आया होगा वो वही जानते होंगे चेंज क्या है। हमको चेंज इतनी आई है कि यहाँ बिजनेस ठप हो गया है, एकदम ज़ीरो। अब चलता भी नहीं इस लाल चौक में कोई, थोड़ा सा चलते हैं वो 4 बजे तक, अगर कोई चलेगा वो 4 बजे तक चलेगा, 4 बजे के बाद कोई चलता है भी नहीं है। जितने भी दफ्तरी यहाँ थे वो सब उनको हटा दिया, कोर्ट था वो भी इसको हटा दिया यहाँ से, वो पुराना वाला लाल चौक नहीं रह गया। जितना था वो पहले था, अब नहीं रहा है, अब ज़ीरो है। हम क्या बता सकते हैं, हम तो छोटे दुकानदार हैं, ज़ीरो हो गया सब, हम क्या बता देंगे। गवर्नर साहब को न डिमांड ही है न कुछ है, ना वो काम हमारे लिए कुछ कर सकता है। गवर्नमेंट से क्या हम ले सकते, गवर्नमेंट साहब में कोई वास्ता ही नहीं है, ना वो करता ही है ना कुछ करने वाला है वो, ना हम उनको बता सकते हैं कुछ। मामूली सी काम है इस रास्ते में, देखो और कहीं कहीं भी छोड़ा है तेल रास्तों में, ये रेजिडेंसी रोड है लाल चौक, यहाँ छोड़ा है नहीं कुछ, 1 साल से यहाँ ही पड़ा है ये रास्ते, हाथ भी नहीं लगाते इसको रोड को। मैं यही कहूँगा कि ये पिछले 1 साल की बात नहीं है, पिछले 30 साल की बात है। कश्मीर में वक्तन फ़वक्तन 30 साल से नुकसान आता जा रहा है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो इस साल हुआ है। इसकी वजह है कि 370 और 53 उसमें भी हमारा जो कारोबार है 5-6 महीना बंद रहा है। उसके बाद जो अल्लाह को करना था तो वो एक वबा कोविड आ गया। कोविड में आपने देखा कि पूरा दुनिया में जो वबाई हुआ वो कश्मीर में भी कुछ कम नहीं हुआ। उसके बाद जो है यहाँ पर नुकसान तो इतना, मैं क्या कहूँगा, ये नुकसान तो पूरा नहीं हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत रिलैक्स देना चाहिए। देखिए कि एक बात है, आर्डर निकालना सहल है, कोई डीसी साहब आर्डर निकाले या सेंट्रल गवर्नमेंट से आर्डर आए या स्टेट गवर्नमेंट से आर्डर आए। यहाँ जो छोटा मोटा दुकानदार हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, टूरिज़्म है, शिकारा वाला है, सोमो वाला है, या तो इनको चलाना है, पेट के लिए कुछ ना कुछ इनको देना है, या बेचारे इनको चलने देना है 2 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, इससे उनकी जो फैमिली है वो चलेगी। उसी वजह, यही वजह है कि लॉकडाउन जो है ये सही कामयाब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पेट के लिए, बच्चे के लिए, दूध के लिए, कुछ खाने के लिए घर से तो बाहर निकलना है, या इनको चलने देना है या इनको चलाना है। 2 बात है। टूरिज़्म की जो बात है ये पिछले 30 साल से ही है। मैंने पहले ही कहा, ये 1 साल की बात नहीं है, पिछले 30 साल से टूरिज़्म को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है,
क्योंकि यहाँ जो है वक्तन फ़वक्तन हड़ताल भी होता था, मगर दुकानदार या ऑटो ड्राइवर या सोमो ड्राइवर थोड़ा बहुत काम चलता था उसमें। मगर इसने गवर्नमेंट ने इसमें जो क्या किया है पिछले 6 महीने से आप देखिए, 4 महीने से आप देखिए, उसको बेचारे को चल नहीं देते हैं। टूरिज्म तो ठप ही है। अभी मेरे पास भी एक छोटा मोटा होटल है जिसमें 5-7 कमरे हैं और रेस्टोरेंट हैं। 3 बंदे उसमें काम रहे थे, काम मैनेजर था, कुक था, स्वीपर था। पिछले 6-7 महीने से वो पूरे का पूरा ही बेकार है। चलो हम मानते हैं कि 1-2 महीने का तनख्वाह हम जेब से देगा, बार बार तो दे नहीं सकते हैं। ये भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सब कुछ सोचना पड़ेगा। या तो गवर्नमेंट चलाने के लिए इनको चलाना है या इनको बेचारे को कारोबार करने देना है। दो में से एक बात करना है, तभी हमारा जो ये लॉकडाउन है ये कामयाब हो जाए। हम इसके खिलाफ नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि जो गरीब है उसको चलाओ या फिर उनको चलने दे दो, काम करने दे दो, ये चाहते हैं हम। अभी कोई स्कीम नहीं। ये बात बोलने की है, बोलने तो मुंह से इंसान कुछ भी बोल सकते हैं। प्रैक्टिकली यहाँ पर जो गरीब तबका है, ताजिर हैं या आम आदमी हैं, सिविल सोसाइटी हैं, किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिला है। अभी 1 पैसा का भी फ़ायदा नहीं है। देखिए जो पैकेज होते हैं ना, पैकेज होती है एक रिलीफ, वो नहीं आया है। एक दुकानदार, एक शिकारा वाला, उसको अकाउंट में जाना चाहिए 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, उसको पैकेज कहते हैं। बाकी ये जो करते हैं ये बैंक वाले को देते हैं, बैंक अकाउंट होल्डरों को लोन देते हैं। ये चलो कम इंटरेस्ट पर ही सही, मगर वो तो पैकेज है ही नहीं। वो उसको क्या पैकेज कहेगा? अच्छा, आपकी क्या डिमांड है गवर्नमेंट से? हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है, सबसे पहले जो भी यहाँ मजदूर आए या टूरिस्ट आए विदाउट कोविड टेस्ट यहाँ न भेजी, क्योंकि यहाँ पर डीसी साहब ऑर्डर निकालते हैं लॉकडाउन की। दुकानदार को कहते हैं कि शटर बंद करो, गाड़ी वालों को कहते हैं कि गाड़ी को बंद करो, मगर वहाँ से जो आपने खुद देखा होगा मजदूर लोग यहाँ पर आए, टूरिस्ट भी कहीं यही नहीं सोचते हैं कि भाई हम अपने बंधु को कहते हैं कि आप घर में रहो, उधर से बंधु को यहाँ लाते हैं, उनका आप टेस्ट देखो, वो पॉजिटिव निकला है। ये भी एक अजीब सी बात है। तो अब डिमांड तो हमारी यही है कि सबसे पहले जो ताजिर हैं, छोटे मोटे दुकानदार हैं, शिकारे वाले हैं, बेचारे ऑटो वाले हैं, सोमो वाले, इनको रिलैक्सेशन दिया जाए, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन, या इनको कोई ऐसा पैकेज दे दे कि ये घर में ही रहेगा। या अगर बंदे 4 हैं, इनके बच्चे 4 हैं, तो ये घर में ही रहेगा, ये नहीं निकलेगा। मगर तब ये घर में रहेंगे जब इनके पास कोई अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा आएगा। ये कहाँ निकलेगा? हलाकत में कौन डालेगा अपने आप? क्या करेंगे? कहाँ से निकल जाएंगे हम? गवर्नमेंट ने कोई मदद भी नहीं किया हमारे लिए। यहाँ बीमारी है, घर से बाहर भी निकलना है। ये तो खास सर मेहरबानी है पुलिस का, कोई जानता है हमको, वो निकलने देता है अब, वरना हमारे पास कोई जगह नहीं है बैठने का। इतना गरीबी आ गया हमारे पास, कहने की बात नहीं है हमारे पास, पूछो मत। बहुत दिक्कत आ गया हमको। हमारे पास 2 बच्चे हैं, कहाँ से लाएंगे हम? किसको मांगेंगे हम मांगेगा किसी को, उसको कल वापस देना है हमको। वो कहाँ से उतना काम करेगा, हम उसको वापस देंगे? सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठे बोल रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है, सब ऐसा ही बोलता है। कुछ भी नहीं है, बेगम है लोग इस वक्त, बेगम है इस वक्त लोग, परेशानी में है लोग। जब से 370 खत्म हो गया यहाँ पे, बेगम लोग हो गया यहाँ पे। कितना परेशानी है लोगों को यहाँ पे, पूछने की बात नहीं है। ना काम है, ना कुछ है, ना कुछ है। जब से यहाँ से या 370 तब से काम ही खत्म हो गया हमारे पास काम भी नहीं है। परेशान है हम इस वक्त, क्या करेंगे? क्योंकि हमारे पास हम नौकरी पेश नहीं है, हम तो मजदूर लोग हैं यहाँ पे, ठेले पर बैठता है यहाँ पे, क्या करेंगे? परेशानी है हमारे पास। नुकसान तो ये होगा हमारे पास, तो यहाँ तो बीमारी है इस वक्त कोई आएगा ही नहीं यहाँ पे। हाँ, नुकसान ये होगा हमारे पास यहाँ पे जो ज़मीन है, यहाँ पे खासकर यहाँ पे श्रीनगर में नहीं बैठेंगे। अगर बैठेंगे भी यही पहलगाम में बैठेंगे, गुलमर्ग में बैठेंगे, फोर्स के अंडर बैठेंगे, यहाँ नहीं बैठेंगे। कुछ भी नहीं दिया, खाली इस वक्त है। करेगा हेल्प तो तभी ठीक है, ना करेगा वो भी ठीक है, हम क्या बताएंगे? गवर्नमेंट उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है गवर्नमेंट। तो आप देख रहे थे न्यूज़ अवर, कल और मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.